वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट क्लास हमने स्टार्ट करी थी, जिसका नाम है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या द राइज ऑफ इंडस्ट्री इन यूरोप, आप बोल सकते हो। तो हमने उस क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से जो है इंडस्ट्री की शुरुआत होती है। हमने इस लास्ट लेक्चर में एक इमेज के जरिए पढ़ा था जो डॉन ऑफ द सेंचुरी के बारे में बताती है। एक कैसेट कंपनी टी पॉल म्यूजिक कंपनी थी, जिसके फ्रंट कवर के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था, कंपेयर किया था बेसिकली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मैजिक के बारे में कि ईस्ट साइड में हमें किस तरीके से अलादीन का मैजिक मिलता है और वेस्ट साइड में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का मैजिक मिलता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्री से पहले किस तरीके से प्रोडक्शन होता था, कि कैसे जो है इन नए जो ट्रेडर थे या जो नए सौदागर थे उन्होंने अपना बिजनेस गांव में लगाया, घर घर में रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया, एडवांस पेमेंट करी और उससे फिनिश गुड लेके वो इंटरनेशनल मार्केट में जो बढ़ती हुई डिमांड थी उसको पूरा कर रहे थे। तो उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज का चैप्टर जो है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो उसका नाम है द राइज ऑफ इंडस्ट्री, या फिर हम बोले तो कारखाने यानी इंडस्ट्री जो है वो कैसे आई। तो हम बात करें इंग्लैंड से पहले। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं मोटिवेशन आप सभी से लेता हूं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें अगर कारखानों का उदय यानी कि इंडस्ट्री जो राइज हुई, तो इंग्लैंड में जो है सबसे पहले 1730 के अगर हम टाइम की बात करें तो जो इंडस्ट्री थी उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। नंबर ऑफ इंडस्ट्री 1730 के आसपास बहुत ज्यादा हुआ और 18th सेंचुरी के लास्ट में भी यही हुआ, मतलब एट द एंड जैसे शुरुआत में नंबर ऑफ इंडस्ट्री बढ़ रही थी, आखिरी में भी यही हुआ। उस समय जो है कॉटन का जो दौर था वो चल रहा था, कॉटन जो था उसकी डिमांड पूरी दुनिया में हो रही थी। तो 19th सेंचुरी के लास्ट तक जो कॉटन था उसकी जो प्रोडक्शन थी उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। 1760 में ब्रिटेन अपने कॉटन इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड रॉ कॉटन को खरीदता था। देख लो, 25 लाख पाउंड। एंड उसके बाद 1787 में ये जो इंपोर्ट था ये 220 लाख पाउंड हो चुका था। तो 25 लाख पाउंड से कुछ ही सालों में, लगभग 17 सालों में 25 लाख से 220 लाख पाउंड तक पहुंच चुका था। तो कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था आप समझ सकते हो। अगर रॉ मटेरियल की डिमांड है तो प्रोडक्शन भी होगा। आगे देखे तो ये जो इंक्रीमेंट था इसने जो प्रोडक्शन था ना उसकी जो प्रोसेस थे उसमें बहुत सारे चेंज लेकर आई, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप रॉ मटेरियल के कंजप्शन को बढ़ा रहे हो तो आप एक तरीके से प्रोडक्शन नहीं कर सकते। आपको प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे तरीकों को फॉलो करना होगा। तो देखते हैं कि क्या क्या आपने जो चेंजेस करे प्रोडक्शन के उनके बारे में। तो पहले ही मैंने बताया कि जब नई नई इन्वेंशंस, नई नई खोज डिस्कवरी हो रही थी तो ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्शन को बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं था। तो 18th सेंचुरी में ऐसे ऐसे आविष्कार हुए, ऐसे ऐसे इन्वेंशंस हुए जिन्होंने हर लेवल पर जो काम है उसकी क्वालिटी को बढ़ा दिया, प्रोडक्शन की क्वालिटी को बढ़ा दिया, प्रोडक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया। अब पर लेबर जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा होने लगा था। अब पहले से बहुत मजबूत धागे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रेड का प्रोडक्शन होने लगा था। इसके बाद रिचर्ड ऑकराइट ने सूती कपड़ा मिल की जो है एक तरीके से रूपरेखा सामने रखी, एक तरीके से मॉडर्न सामने रखा कि कॉटन मिल जो है अब किस तरीके से बनेगी, कॉटन मिल को किस तरीके से तैयार किया जाएगा, ये रिचर्ड ऑकराइट ने बात रखी। अभी तक हमें पता है कि जो कपड़ा था उसका प्रोडक्शन पूरे कंट्री साइड यानी देहात में फैला हुआ था और ये काम लोग अपने घर में ही करते थे।
लेकिन अब यह महंगी, मतलब जो टेक्नोलॉजी थी बहुत ही महंगी हो चुकी थी और अब यहाँ पर मशीनें खरीद कर उन्हें इंडस्ट्री में लगाया जाना था, क्योंकि मैंने बताया कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तरीका बदला जाएगा। अब घर में प्रोडक्शन नहीं होगा, अब प्रोडक्शन मशीनों में होगा और मशीनें इंडस्ट्री में लगाई जाएंगी और इंडस्ट्री में सारी जो भी प्रोसेस होंगी वो अब एक ही छत के नीचे देखने को मिलेगी। ऐसे में क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और यहाँ पर जो लेबर होगी उस पर भी नजर रख पाना आसान होगा। तो अब जो प्रोडक्शन है वो गांव में अलग अलग घर में नहीं बल्कि एक ही जगह पर एक छत के नीचे हो रहा था, क्योंकि रिचर्ड आर्कराइट ने इंडस्ट्री का एक फॉर्मेट दे दिया था जिसके तहत अब हर घर में प्रोडक्शन नहीं, अब इंडस्ट्री में होगा। तो आपको इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉन्गशायर की एक कॉटन मिल है, C.E. टर्नर द्वारा, मतलब C.E. टर्नर ने एक चित्र बनाया था, द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज 1925 की। इसमें बताया गया है कि मतलब इसमें आर्टिस्ट ने कहा है कि अगर उस नम मौसम की नजर से देखें जिसके कारण लंकाशायर दुनिया में सूत कताई के लिए सबसे आदर्श स्थान माना जाता है, तो शाम के धुंधले में दमकता कॉटन मिल सबसे शानदार नजारा था। तो ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें आग लगी हुई है, कोई मैजिक सा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, कॉटन मिल है ये। तो हम आगे देखें इमेज से, तो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में अगर कारखाने जो है यानी कि इंडस्ट्री जो है इंग्लैंड में अब सब जगह देखने को मिलती हैं। ये जो नई इंडस्ट्री थी ये इतनी बड़ी होती थी और नई जो इनमें टेक्नोलॉजी थी इसकी ताकत जो थी इतनी जादुई दिखाई देती थी, इतनी मैजिकल दिखाई देती थी कि उस समय की लोगों की आंखें भी जो है चौंधिया जाती थी, यानी कि उनकी आंखों में भी एक तरीके से चमक दिखाई देती थी, कुछ समझ नहीं आता था, एकदम से सब वाइट वाइट हो जाता था, रात के समय में भी दिन का नजारा दिखाई देता था, इतनी ज्यादा इंडस्ट्री वहां पर लगी हुई थी। तो लोगों का जो ध्यान था वो हमेशा जो है इंडस्ट्री पर ही टिका रहता था, ऐसा मानो कि वो सब भूल गए हैं कि उनकी जिंदगी में और कुछ भी है, उनकी लाइफ में और कुछ भी है, उन्हें सिर्फ इंडस्ट्री और इंडस्ट्री ही दिखाई देती थी। इतने बड़े लेवल पर इंडस्ट्री जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर देखें तो औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, यानी कि अगर बात करें तो जो इंडस्ट्री जो लग रही थी, जो इंडस्ट्रियल चेंज हो रहे थे, इसकी स्पीड क्या थी। तो बेसिकली इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा कि अगर पिछला टॉपिक जो भी हुआ है वो समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से सुन ले, समझ में आ जाएगा। तो अभी बात करते हैं हम कि स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। तो बात करें जो तेजी थी, यानी कि जो चेंज की स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी। क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों को विकसित करने तक ही सीमित है? बात कह रहे हैं कि मैं पहले भी बताया था कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री लगाना है। तो आप ये एक इमेज देख सकते हो, इसमें लिखा भी हुआ है कि औद्योगिक मैनचेस्टर जैक्सन ने एक इमेज बनाई है, इसमें धुआं छोड़ती हुई चिमनियां इस बात को बताती हैं कि कितने सारी जो इंडस्ट्रीज थी उसमें लग चुकी थी। लंदन युद्ध 1857 में, और 1857 में क्या हुआ था सभी को पता है, हमारे देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो इसमें बात करते हैं फेजेस में। पहला फेज अगर हम देखें तो जो कॉटन इंडस्ट्री थी और जो कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। मैं पता है कॉटन इंडस्ट्री ब्रिटेन की सबसे अच्छी इंडस्ट्री चल रही थी। अब क्या होता है इसमें कि तेजी से बढ़ता हुआ जो कपास उद्योग यानी कि कॉटन इंडस्ट्री है वो 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो फर्स्ट फेज था, तो फर्स्ट फेज में सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो थी वो कॉटन इंडस्ट्री थी 1840 तक। इसके बाद आयरन एंड स्टील उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आगे निकल गई। क्यों निकल गई इस चीज को हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले फेज में कॉटन इंडस्ट्री जहां पर स्पीड में, इस दौड़ में आगे चल रहे थे, अब स्टील एंड आयरन ने इस दौड़ में महारत हासिल करी और कॉटन को पीछे छोड़ा। देखते हैं 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उपनिवेशों में रेलवे आने लग गई। अब रेलवे जो है स्प्रेड हो रही है जहां पर ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाई। तो
इसके रिजल्ट ये देखने को मिलेंगे कि स्टील एंड आयरन की जो नीड है वो बहुत ही स्पीड से बढ़ने लगेगी रेलवे के स्प्रेड से। तो 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यानी कि अब ये जो है एक्सपोर्ट कर रहे थे, कौन? ब्रिटेन का एक्सपोर्ट पहले क्या था? कॉटन। लेकिन अब इनका एक्सपोर्ट बदल चुका था। अब इनका एक्सपोर्ट धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा था स्टील एंड आयरन को लेकर। एक्सपोर्ट मतलब बेचना, कि अब ये कॉटन के बजाय स्टील एंड आयरन ज्यादा बेचेंगे, और ये लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास के एक्सपोर्ट के टू टाइम्स, यानी कि वो जितना एक्सपोर्ट कर रहा था ना, उससे डबल वो एक्सपोर्ट जो है वो आयरन एंड स्टील को कर रहा था। कौन? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने अब जो है एक्सपोर्ट कॉटन के बजाय किसी और चीज का करना शुरू कर दिया था। अब अगर हम सेकेंड फेज में आए तो जो नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते थे। सिंपल सी बात है, अगर कोई नई चीज आ रही है तो वो नई चीज पुरानी चीजों को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आज के समय पर लोग नए गाने सुनते हैं तो ये नए गाने अच्छे हैं, लेकिन इन गानों में इतना भी दम नहीं है कि पुराने गानों को दिमाग से निकाल सकें। लोग कैसे भी हों, कितने भी नए गाने सुनते हैं, लेकिन अगर पुराने गाने कहीं से भी उनके कान में पड़ जाते हैं तो वो उसको फॉलो करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी थी कि नई इंडस्ट्री लग जरूर रही थी, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं था कि नई इंडस्ट्री पुरानी इंडस्ट्रियों की जगह ले सके। 19वीं सेंचुरी के लास्ट में तकनीकी रूप से विकसित जो इंडस्ट्री थी, उनमें काम करने वाले जो मजदूर थे, उनकी जो संख्या थी वो 20% से ज्यादा नहीं थी। यानी कि जो नई टेक्नोलॉजी की मशीन थी उनमें 20% ही लेबर जो है काम करती थी। अब बात करें अगर हम कॉटन इंडस्ट्री की, तो एक ये ऐसा इंडस्ट्री थी जिसमें बहुत ही स्पीड की जरूरत होती थी, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में यूज होता था। अब बात करें तीसरे फेज की, तो तीसरे फेज में क्या देखते हैं कि यदि हम परंपरागत उद्योग यानी कि जो हमारे पुराने उद्योग थे, पुरानी इंडस्ट्री थी, उनमें परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योग से तय नहीं हो सकती थी। यानी कि वही बात है कि जो इसमें स्पीड थी, इनको कंपेयर नहीं कर सकते थे कि जो चीजें हाथ से स्पीड दे सकती हैं वो चीजें मशीन से तो नहीं, मशीन तो उससे बहुत ज्यादा देगी। या हम बोल सके कि जो स्पीड हमें मशीन से मिलेगी वो स्पीड हाथों से नहीं मिल सकती। लेकिन क्वालिटी का भी बात करें तो जो हाथों की क्वालिटी होगी वो मशीन से भी नहीं मिल सकती। तो ये एक दूसरे से अलग थे। मशीन अपना काम कर रही थी और हैंड अपने काम कर रहे थे। तो हम बात करें लेकिन परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में नहीं थे। यानी कि जो हमारी पुरानी इंडस्ट्री थी वो पूरे तरीके से बंद अभी नहीं हुई थी। अगर हम बात करें निर्माण, पॉटरी, कांच का काम जो है हमारा, और फर्नीचर का काम और टूल बनाना, ऐसे बहुत सारे काम थे जो मशीनी क्षेत्र में जो तरक्की कर रहे थे वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थे। तो बात करें मतलब ये छोटे छोटे जो काम थे, जैसे पोटरी का काम हो गया और कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, या फिर कांच का काम हो गया, या फिर आपका फर्नीचर का काम हो गया, टूल्स बनाना, ये काम अब भी हाथों से ही हो रहे थे। और मशीनें चाहे भले ही आ चुकी थी, लेकिन फिर भी मशीनें हाथों का स्थान यानी हाथों की जगह नहीं ले पा रही थी। आज भी ये सब चीजें हाथों से ही बनाई जा रही थी। कंस्ट्रक्शन मशीनों से नहीं हो सकती थी, पोट्री मशीनों से नहीं हो सकती थी। अगर हो भी रही थी तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। हम इस चीज को समझेंगे। एक इमेज देखिए कि इंग्लैंड में रेलवे कारखाने में फिटिंग शॉप, द इलेक्ट्रेट लंदन न्यूज 1849 में आपको एक फिटिंग शॉप दिखाई दे रही है। इस फिटिंग शॉप में नए लोकोमोटिव इंजन बनाए जाते थे और पुरानों की मरम्मत की जाती थी। यानी नए जो लोकोमोटिव इंजन, ट्रेन को चलाने वाले इंजन जो होते थे, उन्हें बनाया जाता था और पुराने इंजनों को क्या किया जाता था? ठीक किया जाता था। तो अगर हम इसका फोर्थ फेज देखें तो जो हम इंडस्ट्रियल चेंज की जो स्पीड थी अब वो धीमी होने लग गई थी। अगर हम बात करें तो जो इंडस्ट्रियल बदलाव थे वो
उतनी स्पीड से देखने को नहीं मिले जितनी के स्टार्टिंग में देखने को मिल रहे थे, क्योंकि बीच में ये स्टार्टिंग में ये काफी स्पीड से चेंज हुआ, लेकिन बीच में आने के बाद धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये चेंज अच्छा तो है लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि बात करें कि नई टेक्नोलॉजी जो थी वो बहुत ही महंगी थी। अगर हम बात करें सौदागर या व्यापारी इनके इस्तेमाल के सवाल पर फूंक फूंक कर कदम रखते थे। उन्हें डर लगता था कि अगर हम इतना पैसा लगाकर टेक्नोलॉजी लाएं और टेक्नोलॉजी अगर खराब हो जाती है तो इसकी मरम्मत पर यानी कि इसकी रिपेयरिंग पर बहुत खर्चा होगा, और ऐसे में मशीनों को खराब होने के जो चांसेस होते थे वो हमेशा बने रहते थे, और वो उतनी अच्छी भी नहीं थी जितना कि उनके आविष्कार या निर्माताओं ने उन पर दावा किया था। यानी ये मशीनें उतनी भी अच्छी नहीं थी जितने कि इनके अच्छे होने के दावे किए जाते थे, इनकी क्वालिटी का दावा किया जाता था। ये उतनी अच्छी मशीनें नहीं होती थी। तो ऐसी सिचुएशन में एक तरीके से इतना पैसा इस टेक्नोलॉजी पर लगाना रिस्क का काम था। तो इस बात को समझने के लिए आइए बाप के इंजन का एग्जाम्पल लेते हैं कि जो स्टीम इंजन था, जेम्स वॉट ने न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए स्टीम इंजन में सुधार किए। कि जो न्यू कॉमन एक कैरेक्टर था, एक पर्सन था जिसने स्टीम इंजन बनाया, उसमें काफी चेंज किए जेम्स वॉट ने, और 1871 में नए इंजन के को पेटेंट करा लिया, यानी अपना एकाधिकार ले लिया, कॉपीराइट ले लिया। इस मॉडल का प्रोडक्शन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बोल्टन ने किया। अब जब पेटेंट लिया तो इस मॉडल का जो प्रोडक्शन है, जेम्स वॉट का जो दोस्त था वो उसने उसको आगे प्रोडक्शन किया इंजन का। तो आगे बात करें तो पर सालों तक उन पर कोई खरीदारी नहीं, यानी कि कोई खरीदने ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? सिंपल सी बात है, ये बहुत ही कॉस्टली थे। तो 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में स्टीम के सिर्फ 321 ही इंजन थे। क्यों? क्योंकि ये इतने महंगे ही थे कि इन्हें कोई खरीद ही नहीं सकता था, और फिर इनको जितना अच्छे होने की गारंटी ली जाती थी उतने अच्छे गारंटी ये होते भी नहीं थे। तो इनमें से 80 इंजन तो जो 80 इंजन थे वो तो कॉटन इंडस्ट्री में, और 9 जो थे वो ऊन उद्योगों में, और बाकी जो थे ऊन उद्योग यानी कि थ्रेड इंडस्ट्री में, और बाकी जो थे वो कोई कैनाल फॉर कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, कोई माइनिंग में लगे हुए हैं, कोई किसी मतलब आयरन वर्क में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से इन इंजन का यूज हो रहा था। अल्टीमेट 321 इंजन थे, जिसमें से 80 तो अपने कॉटन में ही थे। और किसी उद्योग में बाप के इंजनों का इस्तेमाल काफी समय के बाद तक भी नहीं हुआ, यानी कि सिर्फ गिनी चुनी ही इंडस्ट्री थी जहां पर स्टीम इंजन का यूज हो रहा था, और तो बाकी जगहों पर तो कई सालों तक स्टीम इंजन का यूज देखने को नहीं मिलता है। यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली इतनी शक्तिशाली इंडस्ट्री अपनाने में जो थे उद्योगपति यानी कि जो इंडस्ट्री के ओनर थे वो हिचकिचा रहे थे। तो उसकी वजह यही है कि इतनी महंगी मशीन में अगर खराबी होती थी तो उसकी रिपेयरिंग में बहुत खर्चा आता था। तो अल्टीमेट वो अपनी जेब से पैसा इतना फालतू लगा नहीं सकते थे, और यही वजह थी कि स्टीम इंजन का यूज जो है वो इतना देखने को तब नहीं मिलता है। तो अब जो हिस्टोरियंस होते हैं वो इस बात को मानने लगे हैं कि 19वीं सेंचुरी के मिड टाइम में और औसत जो एवरेज मजदूर मशीनों पर काम करने वाले नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर मजदूर ही होता था। यानी कि एवरेज देखे तो मतलब 19वीं सेंचुरी के मिड तक भी इतनी मशीनें नहीं आई थी क्योंकि लेबर ज्यादा थी। मशीनें ना आने का रीजन मैंने बताया है। तो इस टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हाथ का, मतलब अगर हम बात करें हैंड लेबर वर्सेस स्टीम इंजन, यानी कि अब जो है हाथ से काम करने वाली लेबर ज्यादा अच्छी रहेगी या स्टीम इंजन। तो लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो इसीलिए मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। आगे की जो कहानी है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे कि स्टीम इंजन के साथ किस तरीके से हाथों से काम करने वाली जो लेबर होता है उसका कंपटीशन होता है। तो तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।